Assalamu alaikum, my dear students. We will go through chemical properties of carbohydrate forward on. As we have discussed some of the properties of chemical properties of carbohydrate, in today's lecture we will go forward on towards the other properties of chemical properties of carbohydrate, that is iodo compound formation. Iodo compound formation will occur in case of the most common monosaccharide is glucose. When we treat this glucose with concentrated hydrogen iodide, it will form iodoglucose, or we can say generally it will form iodohexane. The formula of that iodohexane will be C6H13I. Over there will be all of the oxygen of that glucose molecule will be removed or substituted by iodine. हमारे पास ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड हम ऐड करते हैं, ये डीऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स के जिस तरह हम ग्लूकोज मालिक्यूल में जो 6 ऑक्सीजन थे वो सारे 6 के 6 ऑक्सीजन निकल जाते हैं, या हम कहते हैं रिप्लेस हो जाते हैं विद आयोडीन मालिक्यूल, सो इट विल फॉर्म आयोडोहेक्सेन और आयोडोग्लूकोज. And the next one chemical reaction is acetylation or ester formation, and ether formation is also the property of carbohydrate. यानी कि हमारे पास जो एसिटाइलेशन या ईस्टर एंड ईथर फॉर्मेशन है वो कार्बोहाइड्रेट, हमारे पास इन कार्बोहाइड्रेट में जो सेकेंडरी अल्कोहल है या जितनी भी अल्कोहलिक ग्रुप है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, या तो एसिटाइल ग्रुप के साथ मिलके एसिटाइलेशन हो जाती है, या फिर हमारे पास यही अल्कोहल जो है ये एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. यानी एसिटाइल क्लोराइड या हेलाइड्स, कोई भी हेलाइड हो लेकिन मोस्ट एक्टिव इज एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड. जिस तरह हमारे पास ये दो एसिटाइल ग्रुप है उसकी जो हम एनहाइड्राइड बना लेते हैं थ्रू ऑक्सीजन, सो दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड, यही रिएक्ट कर देते हैं विद बीटा डी ग्लूकोज एंड विल सब्स्टिट्यूटेड और रिमूव्ड. This hydrogen will be substituted with acetyl group. acetyl को मैंने शो किया हुआ है with AC, ठीक है. सो इसकी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में OH था तो इसका जो H था वो सब्स्टिट्यूट हो गया विद एसिटाइल ग्रुप. ठीक, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर फॉर्मेशन इन केस ऑफ ग्लूकोज एसिटाइलेशन. अगर हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास ये एसिटाइल हेलाइड हो तो एसिटाइल ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो जाए, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें. और इसी तरह अगर हमारे पास ये ईथर फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइम विलियमसन ईथर सिंथेसिस था, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव स्टडीड विलियमसन ईथर सिंथेसिस. इन केस ऑफ दैट विलियमसन ईथर सिंथेसिस, प्राइमरी alcohol will form Williamson ether synthesis. Primary alcohol will formed, या we can say primary ether formation will occur over here. ये मैंने लिखा हुआ है ET. ET means ether. जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन थे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद ईथर ग्रुप. यानी इथाइल आयोडाइड जब रिएक्ट करेगा, इथाइल आयोडाइड यानी अल्काइल हैलाइड है, अगेन अल्काइल हैलाइड या इथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, ये हमारे पास इथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो हमारे पास ये बना लेता है प्राइमरी ईथर. लेकिन हमारे पास ग्लूकोज के सारे कार्बन के हाइड्रोक्सिल इक्वेटोरियल है. ऑल द कार्बन ऑफ ऑल इन ग्लूकोज, ऑल द कार्बन कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है आर इक्वेटोरियल. ये सारे के सारे बराबर होते हैं हमारे पास, तो इसमें जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है हाइड्रोजन की वो सेम ही होती हैं. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट that hydroxyl group from oxidation, यानी ये जो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है हर एक कार्बन पे, चाहे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है जो प्राइमरी कार्बन पे मौजूद होते हैं या जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम ताकि वो अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्रोटेक्ट हो जाएं और इसकी ऑक्सीडेशन ना हो, सो हमारे पास इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद एसिटाइल ग्रुप or with ether group, yani alkyl group or acetyl group, in order to protect it from further oxidation. ठीक,
So that is the use of that acetylation or ester formation or ether formation chemical property of carbohydrate, that we want to protect these hydroxyl groups in that sugar unit, to protect it from other take off other organic molecule. So we will react it either with acetyl or alkyl groups. ठीक, सो हमारे पास हम सिंपल जब रिएक्शन देखते हैं, आप सबको पता है कि ईस्टर कैसे बनता है। ईस्टर बनता है हमारे पास, यानी ये मैं मिटा देती हूँ, ईस्टर बनता है जब भी हमारे पास सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट विद carboxylic acid, when it will react with alcohol, so it will produce, ठीक है, यानी कि हमारे पास लेट सपोज कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, when it react with alcohol, so it will produce in the presence of concentrated sulfuric acid with mild heating, it will become dehydrated. डिहाइड्रेटेड मीन्स इनसे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। सो हमारे पास बन जाएगा क्या चीज, RCOOR। सो हमारे पास यहाँ पे ईस्टर फॉर्मेशन हो जाती है व्हेनेवर वी विल रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। जनरल, ये जनरल रिएक्शन है, आप सबको याद होगा, आपने पढ़ा है एफईसी में कि whenever we will react carboxylic acid with alcohol it will produces ester। ठीक, सो हमारे पास जितने भी हमारे जो अल्कोहलिक ग्रुप है थे, उनको हमने प्रोटेक्ट किया इन केस ऑफ शुगर और सैकराइड यूनिट्स टू फॉर्म एन ईस्टर और ईथर। ठीक, सो दैट इज द अनदर वन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों को स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर यूनिट टू फॉर्म शुगर एसिड, शुगर एसिड कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर टू प्रोड्यूस, ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर to produce sugar acid, बना लेते हैं sugar acid। ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर टू प्रोड्यूस शुगर एसिड कैसे बनाते हैं, जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है किसी भी ग्लूकोज किसी भी शुगर यूनिट की, तो ये हमारे पास एसिडिक फॉर्म में चले जाते हैं बाय यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कौन कौन से शुगर एसिड बनेंगे, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ शुगर एसिड बन सकते हैं। वन इज मोनोबेसिक सेकेरिक एसिड, मोनोबेसिक सेकेरिक एसिड, या चूंकि ग्लूकोज के केस में हमारे पास अल्डोनिक एसिड बनता है, सो वी विल कॉल इट मोनोबेसिक अल्डोनिक एसिड। और या बन सकता है डायबेसिक सेकेरिक एसिड। और हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोनोबेसिक यूरोनिक एसिड बन जाए। ठीक, सो फर्स्ट हम देखते हैं कि किन केसेस में, कौन से कंडीशन में हमारे पास मोनोबेसिक अल्डोनिक एसिड बनता है। यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड इज ग्लूकोज। सो हमारे पास ग्लूकोज जो है, इसका अगर मैं शॉर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, तो ये 2 हमारे पास टर्मिनल कार्बन है। ठीक है, ये हेड कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन इसको मैं कहती हूँ, बल्कि ये कार्बोनाइल कार्बन ही है, मैं क्या कहती हूँ, ये कार्बोनाइल कार्बन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और ये जो है ये टर्मिनल अल्कोहलिक ग्रुप है जो इनके साथ अटैच है। ये जो हमारे पास 4 कार्बन दीज 2 टर्मिनल के बीच में जो 4 कार्बन है, हाइड्रेटेड कार्बन है, वो ये वाले हैं। अच्छा, अब जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, सो अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम माइल्डली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं या एग्रेसिव यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। अब लेट सपोज मैं ये कह रही हूँ कि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मोस्टली हम ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर यूं लिख सकते हैं, या ब्रोमीन वाटर आपस में मिलकर हमारे पास बनाते हैं हाइड्रोब्रोमियस
एसिड, क्या बना लेते हैं, HOBr या BrOH। सो हमारे पास ये हाइड्रोब्रोमियस एसिड बना लेते हैं, हाइड्रोब्रोमियस एसिड। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इट विल ऑक्सीडाइजेस ओनली द टर्मिनल कार्बोनाइल कार्बन एटम, और बाकी जो कार्बन की हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। सो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। ये क्या चीज बन गई, ग्लूकोनिक एसिड। इसमें बाकी केमिस्ट्री ग्लूकोज की सेम है, बाकी कार्बन की केमिस्ट्री सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्मिनल कार्बन था जिसपे हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच था वो कन्वर्ट हो गया इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी विल कॉल इट ग्लूकोनिक एसिड। मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूं कि हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड यूज होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड वी हैव टू पुट इट ओवर देयर इन आईवीज फ्लूइड्स टू अब्सॉर्ब दैट कैल्शियम प्रॉपर्ली। सो हमारे पास ये इसकी लिटिल बिट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है ग्लूकोनिक एसिड की। आगे जब हम अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये मैं मिटा देती हूँ। ये हमारे पास बन गया ग्लूकोनिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज माइल्ड विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमारे पास बन गया ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है डायबेसिक सेकेरिक एसिड। कब बनेगा, डायबेसिक सेकेरिक एसिड बनेगा जब हम डायबेसिक सेकेरिक एसिड तब बनेगा जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एग्रेसिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। डायबेसिक सेकेरिक एसिड will be formed. In case of that, we will also use is glucose. ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। When this glucose react with strong oxidizing agent, strong oxidizing agent में हम क्या लेते हैं, strong oxidizing agent में हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड along with bit heating। जब हम हीट के साथ इसको कन्वर्ट करते हैं so we will convert it into this primary alcohol or aldehyde will become converted primary alcohol। Primary alcohol is which one, that is terminal carbon of glucose। This primary alcohol and aldehyde will become converted into carboxylic acid। ठीक है, इसमें क्या होता है, primary alcohol, the aldehyde and primary alcohol become converted into carboxylic acid। कैसे, यानी ये दो कार्बन जो हैं टर्मिनल कार्बन, एक पे जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है और दूसरा टर्मिनल कार्बन जिसको हम प्राइमरी अल्कोहलिक कार्बन बोलते हैं, जिसपे OH टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच है, सो दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इन दोनों को ये कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अगर हमारे पास हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये अगर ग्लूकोज हो, सो ये हमारे पास बना लेंगे COOH एंड CHOH होल 4 हो जाएगा, और जो टर्मिनल कार्बन है दूसरा वाला 6th वन, इट विल बिकम कन्वर्टेड अगेन इनटू COOH। सो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जिसमें दोनों टर्मिनल कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डी ग्लूकेरिक एसिड। इन केस ऑफ ग्लूकोज डी ग्लूकेरिक एसिड, बट इन केस ऑफ गैलेक्टोज, बाकी स्ट्रक्चर तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज का सेम है, जो कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल की पोजीशन डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज लेते हैं तो अगेन 6 कार्बन है, और इसी गैलेक्टोज की जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन होगी, सो इट विल प्रोड्यूसेस व्हाट, इट विल प्रोड्यूसेस म्यूसिक एसिड। क्या बना लेंगे, डी म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड जो है वो पॉलीसेकेराइड का पार्ट भी है। ठीक, सो हमारे पास जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें हम नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और इसको लिटिल बिट हीट करते हैं, अगर ग्लूकोज हो तो हमारे पास बनेगा ग्लूकेरिक एसिड, और अगर ये हम इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज हम हेक्सोज ले रहे हैं गैलेक्टोज, तो ये हमारे पास बनाएगा म्यूसिक एसिड।
ठीक। और अगर हमारे पास हम आगे ऑक्सीडेशन करते हैं, किसकी ऑक्सीडेशन अगर हम इसकी कर रहे हैं और हमारे पास यूरोनिक एसिड बन रहा है, यानी हम अपने अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहते, तो हमारे पास यही पॉसिबिलिटी है कि ये आके मोनोबेसिक यूरोनिक एसिड बना दे। क्या बना दे? मोनोबेसिक यूरोनिक एसिड, यानी कि ये ग्लूकोज वाला जो टर्मिनल कार्बन है, दैट इज अल्डिहाइड कार्बन, ये प्रोटेक्ट हो जाता है और हमारे पास कौन सा कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है? दैट इज CH2OH। सो हमारे पास अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं टर्मिनल कार्बन को, ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होता है। प्राइमरी अल्कोहल will get oxidized in the presence of strong oxidizing agent नाइट्रिक एसिड। अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं और हमारे पास हमारा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एज इट इज रहता है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसको हम बोलते हैं यूरोनिक एसिड। ठीक है, जनरली क्या बोलते हैं इसको? यूरोनिक एसिड। और अगर ये ग्लूकोज से बना हुआ है, सो इट इज कॉल्ड ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड बोलते हैं। और अगर ये हमारे पास बना हुआ हो, ये ग्लूकोज से बना है, और अगर ये गैलेक्टोज से बना हुआ हो, गैलेक्टोज की हमने ऑक्सीडेशन की हो, सो इस केस में हम इसको बोलते हैं गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। गैलेक्टोयूरोनिक एसिड या ग्लूकोरोनिक एसिड जो है, और अगर ये मेनोज से बना हुआ हो, सो इसको बोलते हैं, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेनोयूरोनिक एसिड। मेनोयूरोनिक एसिड। अच्छा, अब हमारे पास जो ग्लूकोरोनिक एसिड है वो मेनली इसका काम क्या है? ये बनता है यूरोनिक एसिड पाथवे में। यूरोनिक एसिड पाथवे वो पाथवे है जो कि अल्टरनेटिव पाथवे है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और इसमें जो ग्लूकोरोनिक एसिड बन जाता है, तो यही ग्लूकोरोनिक एसिड का काम ये है कि इट विल रिमूव द टॉक्सिन बाय रिमूव टॉक्सिन, यानी टॉक्सिक मटेरियल के साथ ये कॉन्जुगेशन के थ्रू मिल जाता है, कॉन्जुगेट कर लेता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। टॉक्सिक सब्सटेंसेस में मोस्टली क्या आता है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस में बाय प्रोडक्ट्स ऑफ हार्मोन्स, bilirubin, it is a byproducts of hormone, bile or bilirubin. Bile or bilirubin will form from the breakdown product of bilirubin, from the breakdown product of hemoglobin, etc. उसके बाय प्रोडक्ट्स के साथ ये मिलके कॉन्जुगेट कर लेता है और इसको बॉडी से रिमूव करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड। और ग्लूकोयूरोनिक एसिड का क्या फंक्शन है? ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड इज द बेसिक पार्ट ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड या हेटेरोपॉलीसेकेराइड का पार्ट बन जाता है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड, यहां हमारे पास ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड का पार्ट बन जाता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का पार्ट बन जाता है। ठीक है, सो हमारे पास ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस थी लिटिल बिट, लेकिन हमारे पास जब ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जब ये एज इट इज रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, सो वी कैन से दिस शुगर विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लॉस नहीं करते, इसकी अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बरकरार रहती है। So it will act as a reducing agent for many of the byproduct substances to become removed from the body, those toxins which are toxic for most of the metabolic pathway which is produced over there, and most of the metabolic pathway can be removed from the body by this one reducing sugar,
which may be glucuronic acid, galactouronic acid or aminouronic acid. अच्छा, ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। ठीक, आगे चलते हैं टुवर्ड्स द रिडक्शन। रिडक्शन जब होती है शुगर की या सैकराइड्स की, सो हमारे पास वो प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल। क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्कोहल। द रिडक्शन ऑफ शुगर, reduction of sugar produces अल्कोहल। क्या बना लेते हैं? अल्कोहल। और जब इस शुगर की रिडक्शन होती है और ये अल्कोहल बना लेते हैं, तो यही अल्कोहलिक शुगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि हमारे पास जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसमें ये एज ए सॉल्वेंट भी एक्ट कर सकते हैं और बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद दैट अल्कोहलिक शुगर। अच्छा, ये इसकी इंपॉर्टेंस है लिटिल बिट। लेकिन हमारे पास जब रिडक्शन होती है, अगर हम रिड्यूसिंग शुगर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं फॉर to the other substances to become reduced, so those sugar will call reducing sugar, जिसमें free aldehyde या ketonic group freely available हो for reduction purposes, so those sugar is called reducing sugar। लेकिन यहाँ पे हम रिडक्शन कर रहे हैं शुगर की इनटू अल्कोहल। अगर हमारे पास ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज बना लेता है क्या चीज? ग्लूकोज will become reduced by reducing agent used over here is sodium amalgam. Sodium amalgam, and it will produce D-sorbitol। और अगर हमारे पास ये गैलेक्टोज हो, सो ये बना लेते हैं in the presence of sodium amalgam, this galactose will produces dulcitol, D-dulcitol। ठीक, और अगर हमारे पास यहाँ पे फ्रक्टोज हो, fructose is ketosis sugar, so that fructose may be reduced into again in the presence of sodium amalgam, ये सारे सोडियम एमलगम के प्रेजेंस में reduced होंगे into mannitol along with sorbitol, mannitol and sorbitol। कौन? फ्रक्टोज। और जो राइबोज है, अगर 5 कार्बन शुगर है, सो दैट राइबोज विल बिकम रिड्यूस्ड इनटू राइबोटोल। ठीक, सो हमारे पास जो सोडियम एमलगम मेनली हमारे पास क्या होता है कि इसका जो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये इन सारे शुगर्स में, या अगर फ्रक्टोज में कीटोनिक है तो उसमें हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड अल्कोहलिक डेरिवेटिव देते हैं। अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास मेनली जो हमारा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, मेन मैकेनिज्म यही है कि हमारे पास लेट सपोज ये हैं कोई भी शुगर, ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है या राइबोज है, जो भी अल्डिहाइड का शुगर है, ये कन्वर्ट होगा इनटू रिड्यूस्ड, रिडक्शन हो जाती हैं कौन से कार्बन की? इसी कार्बोनाइल कार्बन की। इट विल बिकम रिड्यूस्ड विथ 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और वही 2 हाइड्रोजन जो है एक हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेते हैं और दूसरा एक साइड पे दूसरे साइड पे कार्बन के साथ अटैच होकर इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, सो दैट इज अल्कोहल विल गेट फॉर्म्ड। बेसिकली यही होता है इन केस ऑफ रिडक्शन। बाकी रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द अनदर वन प्रॉपर्टी दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हम शुगर में इनिशियली हमने पढ़ा था कि फॉस्फोरिल डिराइवेशन फॉर्मेशन में लाकर, सो दैट फॉस्फोरिल डिराइवेशन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, यानी कि अगर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक, सो इसमें हमारे पास CHOH, ये मैंने
मॉलिक्यूलर फार्मूला शार्ट कर दिया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसको जब हम डिहाइड्रेट करेंगे विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिटिल बिट हीट करके, इसको अगर हम डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो इनसे कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? 3H2O। ठीक, सो दैट इज ग्लूकोज। व्हाट? ग्लूकोज। इट विल प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरिल डिराइवेटिव। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरिल डिराइवेटिव। कैसे बनाएंगे? यानी हमारे पास इसका जो टॉप 1 कार्बन है, ये यूं ही हमारे पास बनेगा। यानी अगर हम देखते हैं कि कहां से ये 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, बता दिया था कि हमारे पास अगर ये ग्लूकोज है, ठीक, इसका स्ट्रक्चर एक्सटेंड कर देते हैं, ओपन फॉर्म में लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि इनसे 3 वाटर मॉलिक्यूल किस तरह लॉस होते हैं। ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, फोर्थ, फिफ्थ एंड दैट इज सिक्स्थ वन। लुक, हमारे पास जो ये वाले फर्स्ट 1 कार्बन है, इनसे हमारे पास होल H2O लॉस हो जाता है। ठीक, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि यहां से होल H2O लॉस हो गया। ठीक, और नेक्स्ट वाला जो कार्बन है यहाँ का, इसका हाइड्रोक्सिल और दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यही जो थर्ड 1 कार्बन है, इसका भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक जो ऑक्सीजन रह जाता है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम। हमारे पास टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल गए? एक ये वाटर मॉलिक्यूल निकला और एक ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और एक ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल की लॉस हो जाती है और ये क्या बन जाता है? हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरिल। हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरिल। फॉस्फोरिल। अच्छा, अब अगर हमारे पास पेंटोसिस का शुगर हो, 5 कार्बन उसमें मौजूद हो, तो फिर क्या होगा? पेंटोसिस में हमारे पास हो जाता है, यानी कि ये 5 कार्बन शुगर हो और सेम उसमें भी 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, सो हमारे पास अगेन जो एल्डिहाइडिक का राइबोज शुगर है, तीसरा, चौथा, और ये हम कहते हैं ये हमारा 5वां कार्बन हो गया। सो दिट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। अब जब हम इनसे 3 वाटर मॉलिक्यूल की लास्ट देखते हैं, तो हमारे पास हम कहते हैं कि फर्स्ट 1, सेकंड जो नेक्स्ट टू द एल्डिहाइडिक कार्बन है, उनसे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारा होल वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ H2O। ठीक, और दूसरा जो कार्बन है हमारा, उनसे हमारे पास लॉस हो रहा है दिस हाइड्रोजन विद थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन का हाइड्रोजन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां से हमारे पास लॉस होगा अगेन जो हमारा सेकेंड कार्बन विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस वन, फिफ्थ वन। या तो यहाँ पे हमारे पास कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रहता, तो हमारे पास यहाँ से एक सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2O। ये एक ऑक्सीजन जो रह जाता है, दिस ऑक्सीजन विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5। सो हमारे पास कार्बन नंबर 5 ये वाला कार्बन होगा, इसमें ये 6th वाला कार्बन होगा ही नहीं। सो इसकी वैलेंसी हम कंप्लीट कर देते हैं। इस कार्बन टर्मिनल कार्बन के साथ यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होगा और ये जो डेरिवेटिव बनेगा इन केस ऑफ 5 कार्बन शुगर, दैट विल बी फॉस्फोरिल डेरिवेटिव। वी विल सिंपली कॉल इट फॉस्फोरिल डेरिवेटिव। और यही फॉस्फोरिल डेरिवेटिव जो है, ये बेस बनता है फॉर the this फॉस्फोरिल और हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरिल, 6 कार्बन का हो या 5 कार्बन का, लेकिन ये जो अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव बन जाता है, दिस डेरिवेटिव विल एक्ट एज अ बेसिस फॉर दिस डेरिवेटिव will form a basis for Molish test and Sullivan test.
मॉलिश टेस्ट एंड सेल्वोलेनॉफ टेस्ट। मॉलिश टेस्ट में मैंने आपको कल बताया था कि हम अल्फा नेप्टोल यूज करते हैं, ठीक, और सेल्वोलेनॉफ टेस्ट में हम यूज करते हैं रिसोर्सिनोल, ठीक। ये रेड चीरी प्रेसिपिटेट देते हैं सेल्वोलेनॉफ टेस्ट के साथ, अगर हमारा रिड्यूसिंग शुगर मौजूद हो, 6 कार्बन का हो या 5 कार्बन का हो, लेकिन अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं और फिर डेरिवेटिव बन जाता है, इसमें हम सेल्वोलेनॉफ रिएजेंट या मॉलिश रिएजेंट डाल के हमारे पास कलर कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। सो दिट विल फॉर्म द बेसिस फॉर दीज टू टेस्ट, ठीक। अब हम अगर टाटोमराइजेशन की बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर होती है। टाटोमराइजेशन मींस इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर। कैसे होती है कि हमारे पास एंडायोल बन जाता है, एनिडायोल फॉर्मेशन, और वो इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर कर देते हैं। सो टाटोमराइजेशन इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर, जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको जरा डिटेल में देख ले। सो टाटोमराइजेशन इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर विद ईच अदर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब एंडायोल बन जाता है इज एन इंटरमीडिएट, ये एक रिड्यूसिंग इंटरमीडिएट होता है जो कि फिर कन्वर्ट हो सकता है इनटू ग्लूकोज, या ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू गैलेक्टोज, या ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू फ्रक्टोज, और इट मे बी कन्वर्टेड इनटू मेनोज। सो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके लिए जो इस टेस्ट को नाम हम देते हैं, द नेम इज लोब्राई डी ब्रुइन वैन एकेंसन, ठीक है, वैन एकेंस्टीन टेस्ट। इस टेस्ट को हम क्या नाम देते हैं? लोब्राई डी ब्रुइन वैन एकेंसन टेस्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन लेक्चर इंशाल्लाह।